हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम उसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट होता क्या है। तो हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं और चलिए हम बात करते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वह है शैक्षणिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम बात करें कि एजुकेशन मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है प्रबंधन। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है प्रबंधन। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। वास्तविक रूप से शिक्षा शब्द का अर्थ व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षा उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का क्या हो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो। और प्रबंधन से तात्पर्य एक संस्था के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल सही बात है। प्रबंधन में क्या होता है कि एक संस्था जो लक्ष्य निर्धारित करती है और उद्देश्य निर्धारित करती है, उनकी प्राप्ति के लिए उस प्रबंधन से जुड़े हुए सभी व्यक्ति मिलकर सामूहिक प्रयास किस तरह से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। क्योंकि एक व्यवस्था बनानी होती है और उस व्यवस्था के अंतर्गत उस प्रयास को किया जाता है। अर्थात प्रबंधन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है तथा प्रबंधन में कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, किसके द्वारा किया जाता है आदि के सामूहिक प्रयास को प्रबंधन कहा जाता है। तो इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि भाई कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको मैनेज कौन करेगा, टीम लीडर कौन होगा, व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाएंगी, कार्य का विभाजन कैसे किया जाएगा। वो सारे काम किसमें होते हैं, प्रबंधन के दौरान किए जाते हैं। देखिए, प्रारंभ में सामान्यतः प्रबंधन शब्द का प्रयोग उद्योग एवं व्यवसायों के लिए किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन को प्रशासन कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा में जो प्रशासन किया जाता है उसे शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ही उसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो वैसे प्रबंधन शब्द का उपयोग किसमें किया जाता है, उद्योग एवं व्यवसाय में। और शिक्षा में जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, पीटर ड्रेकर के अनुसार प्रबंधन विभिन्न व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। तो पीटर ड्रेकर क्या कहते हैं, प्रबंधन विभिन्न व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्या है, कला है। और पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करें हेनरी फ्योल की क्या परिभाषा है। देखिए, हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के बारे में कहा है कि प्रबंधन का अर्थ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, संगठन व समन्वय करना, निर्देश करना और नियंत्रण करना है। बिल्कुल सही बात है कि प्रबंधन में कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, योजना बनाई जाती है और लोगों का संगठन बनाया जाता है और उनको निर्देशित किया जाता है और एक नियंत्रित तरीके से काम किया जाता है, तभी हम शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी फ्योल को कहा जाता है। आगे हम बात करें, हेनरी फ्योल की परिभाषा के अनुसार प्रबंधन में के जो कार्य हैं वो 5 भागों में डिवाइड किए गए हैं। 5 कार्य बताए हेनरी फ्योल ने, कितने बताए, 5 कार्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसे याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक के जो कार्य हैं वो परीक्षा में आते हैं, तो इनको जरूर याद रखें। चलिए हम बात करते हैं, हेनरी फ्योल ने 5 कार्य कौन कौन से बताए हैं। पहला कार्य है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, तीसरा है कोऑर्डिनेशन समन्वय, चौथा है कमांड और पांचवा है कंट्रोल। पांचवा क्या है, कंट्रोल। इनका क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, PO C1 C2 C3। पी मतलब क्या है, प्लानिंग मतलब नियोजन। ओ मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। C1 मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी पहली सी जो है उसका अर्थ है कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। और C2 मतलब दूसरी सी का जो अर्थ है वह है कमांड, निर्देशन। और तीसरी सी का जो अर्थ है वह है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तीसरी सी का अर्थ क्या है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को 5 भागों में बांटा है, PO C1 C2 एंड C3। तो देखिए, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और C1 कोऑर्डिनेशन, और C2 है आपका कमांड, और C3 है आपका कंट्रोलिंग। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है।
एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक कहा जाता है इनको। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इनके अनुसार प्रबंधन को वैज्ञानिक प्रणाली से जोड़ा गया है। इन्होंने बताया है कि किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नई रूपरेखा होनी चाहिए, अर्थात व्यक्तियों को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। अलग अलग नए नए नवाचार करने चाहिए, नए नए प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि यदि हमें शिक्षा में यदि छात्र कोई एक तरीके से नहीं सीख पा रहा है तो उसको अलग तरीके से सिखाना चाहिए हमें, और किस तरह से वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीख सकता है, एक नए तरीके को ईजाद करना चाहिए। और वही नया तरीका क्या होता है? नवाचार होता है। तो इसीलिए जो नया तरीका, नई खोज और नई प्रणाली है वो वैज्ञानिक प्रणाली है। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जेडी मुनि के अनुसार। जेडी मनी के अनुसार किसी भी संस्था के विशिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करना ही प्रबंधन है। तो मुनि जी मानवीय संसाधनों के बारे में बात करेंगे। इससे हम याद रख सकते हैं इस परिभाषा को। माँ से बन जाता है मुनि और माँ से बन जाता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग ही करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, जेबी सीयर्स के अनुसार अनौपचारिक रूप से व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य प्रबंधन है। देखिए अनौपचारिक रूप मतलब ये होगा कि भाई कोई पहले से नियम ना बनाए जाए, परिस्थिति के अनुसार एक नियम और तरीके या नियंत्रण प्रणाली के द्वारा यदि हम उस लक्ष्य को या व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करें तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रबंधन कहेंगे। और ये किसने बताई है? जेबी सीयर्स ने बताई है। और अगली जो परिभाषा है वह है विलियम लुईक के अनुसार किसी भी संस्था के मानवीय भौतिक संसाधनों का विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो विलियम लुईक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावपूर्ण उपयोग को ही क्या बोलते हैं? प्रबंधन कहते हैं। तो विलियम लुईक कहते हैं कि भाई आपने कोई मैनेजमेंट की योजना बनाई है, कोई कार्यप्रणाली बनाई है, तो उसका प्रभावी ढंग से यदि आप उसको लागू करोगे तो आप उस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से हमने प्रबंधन की परिभाषाओं को समझा। अब हम प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रबंधन एक सतत या निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी कोई किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए एक लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार उस पर ध्यान रखा जाता है, लगातार उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से प्रबंधन भी क्या है? उसी प्रकार से किया जाता है। इसीलिए एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप कोई प्रबंधन की कार्यप्रणाली कर रहे हो तो बिना उद्देश्य से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि भाई कोई भी छात्र किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो या तो उसका उद्देश्य उस परीक्षा को अच्छी तरह से पास करना होगा या अच्छे अंक प्राप्त करना होगा, या उसका उद्देश्य होगा कि वह नौकरी लग जाए जिससे उस परीक्षा को पास कर ले। तो उसी अनुसार वह योजना बनाता है, उसी अनुसार वह पढ़ाई करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। बिना किसी कार्य के लिए या बिना किसी उद्देश्य से आप प्रबंधन नहीं करेंगे, पहले उसका निर्धारण करेंगे तभी उस काम को करेंगे। इसीलिए प्रबंधन एक पूर्व निर्धारित क्या है? प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं प्रबंधन के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है और यदि हमें उस कार्य को करना है तो यदि नियोजित तरीके से हम उस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफल होंगे। और नियोजित तरीके से कार्य करना ही क्या है? प्रबंधन है। इसीलिए प्रबंधन द्वारा समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। प्रबंधन ना तो स्वचालित है और ना ही यांत्रिक है। बिल्कुल सही बात है। प्रबंधन एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाली कार्य प्रणाली है। इसीलिए उसको ना तो स्वचालित कहेंगे, वो अपने आप नहीं होता है, और न ही उसे यांत्रिक कहेंगे कि उसमें मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जहाँ जरूरत होती है वहीं पर किया जाता है। प्रबंधन केवल मनुष्य के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए मनुष्य ही किसी भी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है और उस लक्ष्य उद्देश्य के लिए कार्य करता है। तो जब कार्य ही मनुष्य कर रहा है, मानवीय संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रिया है प्रबंधन। आगे हम बात करते हैं प्रबंधन केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण को अपनाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी कंपनी है या विद्यालय है, तो केंद्रीकरण का मतलब होगा कि वहाँ पर एक लीडर होगा और वो एक निर्णय लेगा जो सभी जो उसके अधीनस्थ हैं उनको मानना पड़ता है। और विकेंद्रीकरण का अर्थ ये होता है कि वहाँ उस विद्यालय में अलग अलग टीचर के पास अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, अलग अलग विषय पढ़ाने के काम होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ के काम होते हैं। तो उनके पास अलग अलग जिम्मेदार होने से जो उद्देश्य है, लक्ष्य है हमारा शिक्षा का, वो प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंधन जो है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण को अपनाता है।
आगे हम बात करें प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। बिल्कुल सही बात है। कला मतलब कि एक अच्छा प्रबंधन एक अच्छे लीडर द्वारा, एक अच्छे नेतृत्व द्वारा किया जाता है, और विज्ञान मतलब एक नए-नए नवाचार, नए-नए प्रयोग और नई एक अच्छी योजना के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। प्रबंधन मूर्त व अमूर्त दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मूर्त इसलिए हो सकता है कि प्रबंधन का स्वरूप हमें दिखाई देता है, और अमूर्त जो योजना बनाई जाती है मस्तिष्क में, उसको लागू करवाया जाता है, तो वह जब योजना बन रही होती है तो वह अमूर्त प्रणाली के द्वारा बन रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंधन मूर्त व अमूर्त दोनों हो सकता है। प्रबंधन निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। देखिए, निदान का अर्थ होता है कि कोई कार्य कैसे नहीं हो रहा, उसके कारणों को जानना, और उपचार होता है उसके कारणों को जानकर और उन्हें सही कर देना और समस्या का समाधान कर देना। तो प्रबंधन में ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, कारण भी जाने जाते हैं, उसी के अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको समाधान करते हुए, समस्याओं को समाधान करते हुए आगे कार्य किया जाता है, तभी लक्ष्य व उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तो प्रबंधन क्या होता है? निदानात्मक, उपचारात्मक दोनों होता है। प्रबंधन जन्मजात और अर्जित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कई लोगों में एक नेतृत्व का गुण, प्रबंध करने का गुण जन्मजात होता है, और कुछ लोग यदि उस प्रबंधन प्रणाली को सीखते हैं तो उस प्रबंधन प्रणाली को लागू कर सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं हम कि प्रबंधन जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। आगे हम बात करें प्रबंधन के कार्यों के बारे में, तो देखिए, हेनरी फ्योल की पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने इस पुस्तक में प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। अभी अभी हमने चर्चा की थी, PO, C1, C2 एंड C3। पी मतलब क्या है? प्लानिंग, और O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, C मतलब कोऑर्डिनेशन, C1 और C2 कमांड, एंड C3 है कंट्रोलिंग। प्लानिंग सबसे पहला कार्य है, और इसका अर्थ होता है कि आगे की ओर देखना, और सबसे अंतिम कार्य हेनरी फ्योल के अनुसार कंट्रोलिंग है। इसका अर्थ है कि भाई मतलब कंट्रोलिंग मतलब पीछे की ओर देखना कि किस तरह से नियंत्रण हम कर रहे हैं, वह प्रभावी ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं लूथर गुलिक के अनुसार कार्य। देखिए, लूथर गुलिक के अनुसार कार्य मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको याद रखिए। लूथर गुलिक के अनुसार कितने कार्य हैं? 7 कार्य हैं। कितने कार्य बताए उसने? 7 बताए हैं। इसकी पुस्तक का नाम है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं, और इन कार्यों को पोस्ट कॉर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट कॉर्ब, जहाँ पर पी का अर्थ होता है प्लानिंग, और ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, एस का अर्थ होता है स्टाफिंग, ओ का और डी का डी, ये डी है डायरेक्शन, और सी ओ का होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, और आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग, और बी का अर्थ होता है बजटिंग। बी का अर्थ क्या होता है? बजटिंग। आज चलिए हम एक बार इनको समझ लेते हैं कि पोस्ट वर्क मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। फिर प्लानिंग करने के बाद, योजना बनाने के बाद, उस कार्य को करने के लिए लोगों का संगठन बनाया जाता है, और संगठन बनाने के बाद जब सदस्यों को इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं स्टाफिंग, और उनको निर्देशित किया जाता है उसे कहा जाता है डायरेक्शन। और कोऑर्डिनेशन मतलब जब वो कार्य कर रहे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में मिलजुल कर वह जब कार्य कर रहे हैं तो लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना में तेजी आती है। तो इसीलिए समन्वय को प्रबंधन का सार कहा है, और ये किसने कहा? कुंजवा ओडोनिल ने प्रबंधन का सार कहा है कोऑर्डिनेशन को। फिर कार्य जब किया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, और वह कार्य कैसे करना है, उसके लिए कितना पैसा खर्च होना है, तो उस पैसे की व्यवस्था करना, उसे क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। इसीलिए जो है लूथर गुलिक है उसने 7 कार्य प्रबंधन के बताए हैं, जिन्हें हम पोस्ट गौरव के रूप में जानते हैं। अब हम बात करें कि कॉमनली प्रबंधन के कार्य क्या होंगे, तो प्रबंधन के 2 कार्य होते हैं। एक तो प्राथमिक कार्य, दूसरा होता है द्वितीयक कार्य, जिन्हें सहायक कार्य या गौण कार्य कहते हैं। प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य कहा जाता है। तो प्राथमिक कार्य जो होते हैं वो हेनरी फ्योल के अनुसार जो कार्य हैं, 5 कार्य हैं, उन्हें प्राथमिक कार्य कहा जाता है, जिसमें नियोजन प्रथम कार्य है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर देखना। संगठन प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है संगठन को। फिर समन्वय, निर्देशन, और उसके बाद है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब अंतिम कार्य पीछे की ओर देखता है, और विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्य करता है, जिसके अंतर्गत नियंत्रण किया जाता है। तो जो हेनरी फ्योल के कार्य है उन्हें प्राथमिक कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से गौण कार्य 4 हो गए। अभिप्रेरणा जिसे प्रबंधन का हृदय कहते हैं, संप्रेषण प्रबंधन का शक्तिग्रह कहते हैं, निर्णयन प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है, और नवाचार को प्रबंधन की एक नई प्रक्रिया, नई खोज कहा जा सकता है उसको। देखिए, प्रबंधन की अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें कि प्रबंधन के कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंधन के सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत जो हैं, उनका जनक या प्रतिपादक कौन है? हेनरी फ्योल।
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं। 14 सिद्धांत बताए हैं। कितने सिद्धांत बताए? 14। तो ये याद रखिए, प्रबंधन के सिद्धांत हेनरी फ्योल ने कितने बताए हैं? 14 सिद्धांत बताए हैं। पहला है कार्यों का विभाजन, यानी कि प्रबंधन में जब कोई कार्य किया जाता है, किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, तो कार्यों को छोटे छोटे स्टेप में बांटकर हम उसको लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि अ, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, अर्थात कि मतलब लोगों को नियुक्त किया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है कि आप इस कार्य को करने में स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं और उस कार्य को करने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उत्तरदायित्व कहते हैं। और यदि प्रबंधन में अनुशासन है, यानी उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है, तो प्रबंधन जो है वो अच्छे ढंग से हो जाएगा। प्रबंधन में आदेश की एकता होती है। देखिए, उच्च स्तरीय अधिकारी निम्न स्तरीय अधिकारियों को जब आदेश देते हैं, तो उन्हें आदेश मानते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं, इसीलिए प्रबंधन सही ढंग से हो पाता है। इसीलिए उनमें क्या पाई जाती है? आदेश की एकता पाई जाती है। प्रबंधन में निर्देश की एकता होती है। बिल्कुल, निर्देश मतलब यदि दे दिया जाए तो उसको लागू करना कहा जाता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता दी जाती है, यानी कि ऐसा कार्य किया जाएगा जिसमें सभी को लाभ हो, किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सनल व्यक्ति को कोई भी लाभ ना हो। पारिश्रमिक दिया जाता है कार्य करने के लिए। अगर पारिश्रमिक दिया जाएगा तो उसमें प्रबंधन में करने वाले जो लोग, कार्य करने वाले जो लोग हैं, वह अभिप्रेरित होते हैं और उस कार्य को और अच्छे ढंग से करते हैं, जिससे हमारे लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। और केंद्रीकरण का मतलब ये होगा कि जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, वो एक या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, जो योजना बनाकर अच्छे निर्णय लेते हैं और अधीनस्थ जो उस कार्य को लागू करते हैं। सोपान श्रृंखला मतलब पहले क्रियान्वयन किया जाता है, निर्धारण होता है और फिर योजनाओं का निर्माण होता है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, तभी हम प्रबंधन का अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और तीसरी है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब कि भाई प्रबंधन को करने के लिए किस तरह से हम मैनेजमेंट बिठाएंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे, उन सभी कार्यों को किया जाता है। और 11वीं है समता, यानी समता मतलब ये होता है जब प्रबंधन में किसी कार्य को किया जाता है तो समान भाव दिया जाता है सबको। और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, मतलब प्रबंधन में यदि कोई कार्य लक्ष्य उद्देश्य से किया जा रहा है, तो कर्मचारियों को परमानेंटली रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको बीच में ही बीच में ही किसी कर्मचारी को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि भाई वो कुछ ना कुछ सीख सका है और नया नया जो कर्मचारी है वो उतना नहीं सीख पाएगा, इसीलिए कर्मचारियों को स्थायित्व दिया जाता है। और पहलपन, पहलपन का अर्थ ये होता है कि यदि कोई नया आइडिया, नवाचार किसी व्यक्ति के दिमाग में आ रहा है तो उसको पहल दी जाएगी, और यदि वो प्रभावी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और प्रबंधन में सहयोग की भावना होती है, तभी हम प्रबंधन बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन क्या होते हैं। तो विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के दो संसाधन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विद्यालय स्तर पर दो अ, प्रमुख संसाधन होते हैं। पहला संसाधन है मानवीय संसाधन। पहला संसाधन है आपका मानवीय संसाधन। देखिए, मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रबंधन में मानवीय संसाधनों में 6 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। शाला प्रधान, जो जिसे हम प्रिंसिपल या हेडमास्टर कहेंगे। रायबर्न, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। रायबर्न के अनुसार क्या कहा गया है? प्रधानाध्यापक को कैसा होना चाहिए? दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। दूसरे हैं अध्यापकगण, तीसरे हैं विद्यार्थी, और चौथे हैं स्थानीय अभिभावक, पांचवें स्थानीय लोग, और छठवें हैं संस्था के कर्मचारी। तो यानी कि जो मानवीय संसाधन है उसमें 6 लोगों को शामिल किया गया है। एक शाला प्रधान, अध्यापकगण, विद्यार्थी, स्थानीय अभिभावक, स्थानीय लोग और संस्था के कर्मचारी। अगर हम भौतिक संसाधनों की बात करें तो विद्यालय भवन, प्राथमिक स्कूल 1 से 5 तक समानांतर रेखा के समान आकार का होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्कूल 8वीं तक होते हैं वो एल आकार के होते हैं। माध्यमिक स्कूल उल्टा यू आकार के होते हैं। इस तरह से होते हैं, उल्टा यू आकार के माध्यमिक स्कूल होते हैं। 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो उल्टे यू आकार के होते हैं। तो विद्यालय भवन जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। और पुस्तकालय, पुस्तकालय को विद्यालय का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? विद्यालय का हृदय। इसे गूंगे टीचर की भूमिका दी जाती है। फर्नीचर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड अध्यापक का परम मित्र एवं अध्यापक की पाठ्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड अध्यापक का क्या होता है? परम मित्र होता है। और खेल का मैदान होना चाहिए, शैक्षणिक सामग्री, प्रयोगशाली, सेवा पुस्तिका, रोकड़ बही, छात्र उपस्थिति पंजिका, और आदेश पुस्तिका। इसके अंतर्गत और क्या होती है? आदेश पुस्तिका होती है। तो भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु मानव संसाधनों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसीलिए दो प्रकार के संसाधन होते हैं विद्यालय स्तर पर, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन।
तो इस तरह से हमने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में समझा, उसके अर्थ के बारे में समझा, उसके कार्यों के बारे में समझा और संसाधनों के बारे में समझा। अब हम कुछ शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पीटर ड्रेकर को। आत्म प्रबंधन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को। और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। भारतीय प्रबंधन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? अरिंदम चौधरी को। प्रबंधन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? नियोजन को प्रबंधन का मस्तिष्क कहते हैं। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विद्या प्रधानाचार्य या शाला प्रधान को विद्यालय का मस्तिष्क कहते हैं। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। और विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय या लाइब्रेरी को। प्रबंधन का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? संप्रेषण को प्रबंधन का क्या कहते हैं? शक्तिगृह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? निर्णयन को। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? अध्यापक को। विद्यालय का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? विद्यार्थी को। प्रबंधन का मुख्य या प्रथम कार्य क्या है? नियोजन। और प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या है? नियंत्रण। और प्रबंधन का सार क्या होता है? समन्वय। प्रबंधन का सार क्या होता है? समन्वय। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व क्या होते हैं। तो जे हर्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व होते हैं। पहला होता है अदा। पहला क्या होता है? अदा। और दूसरा होता है प्रबंधन प्रक्रिया और तीसरा होता है प्रदाय, यानी इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट। तो शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व 3 होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो दोस्तों, इस तरह से हमने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि ये एक बार में समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो और बहुत कम समय में आपने स्कूल मैनेजमेंट के जो प्रबंधन वाला जो ये टॉपिक है उसको क्लियर किया। और स्कूल मैनेजमेंट के अन्य वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप कम समय में आप स्कूल मैनेजमेंट का बेहतरीन रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, इन क्लासेस का उद्देश्य आपको इस तरह से नहीं पढ़ाना कि आपका लंबा समय लग जाए। छोटे से समय में यदि आप रिवीजन कर सकते हो तो आसानी से यह क्लास जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करती है और एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासेस को ज़रूर देखिए, सारी क्लासेस देखिए। पूरा स्कूल मैनेजमेंट आपका बहुत कम समय में रिवाइज हो जाएगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।